सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे विद्यालय काफ़ी देर से प्रारंभ हुए। लगभग 2 महीने पश्चात हमारे विद्यालय खुले हैं और खुलने के पश्चात निश्चित रूप से वर्ष में हम 100% पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इस बात की चिंता भी गवर्नमेंट को भी है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भी रही है। इसलिए उन्होंने हमारे पाठ्यक्रम में से 30% जो भाग है वह हटा दिया गया है और 70% ही हमको पढ़ने के लिए कहा गया है। तो वो 70% कौन से हैं, किन किन को हमको पढ़ना है, किन किन को नहीं पढ़ना है, इन बातों की जानकारी होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इस भाग में मैं उन सब बातों को बताऊंगा कि कौन से पाठ हमको पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, व्याकरण के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है और रचना के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, वो सारी जानकारी आप इस भाग में प्राप्त करने जा रहे हैं। तो देखिए, आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष की भांति हर वर्ष लगभग अपठित गद्यांश और पद्यांश इसके प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो 11वीं कक्षा में भी अपठित गद्यांश और पद्यांश के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें से एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा और एक अपठित पद्यांश दिए जाएंगे। उसमें से 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न शीर्षक का रहेगा, अन्य उससे संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे। तो उन 5 प्रश्नों को हमको हल करना है और गद्यांश लगभग 300 शब्दों के आसपास, 250 शब्दों के आसपास हमारे पास रहेगा। इसी प्रकार पद्यांश रहेगा, उसको हमको गहनता से अध्ययन करके और उसके उत्तर देने हैं। ठीक है। और अब रचनात्मक की बात की जाए तो रचनात्मक लेखन के अंतर्गत जैसे निबंध पत्र, प्रार्थना पत्र, ये सब अब बातें आती है। तो उसके अंतर्गत हमारे क्या शामिल किया गया है, तो उसके अंतर्गत शामिल किया गया है तो निबंध के अंतर्गत 4 विकल्प हमारे सामने रहेंगे। चारों विकल्पों में कक्षा 10 तक, एक बात हो रहा है कि कक्षा 10 तक हमारे सामने संकेत बिंदु भी आते थे, लेकिन कक्षा 11वीं में संकेत बिंदु हमारे पास नहीं रहेंगे, केवल निबंध का टॉपिक रहेंगे 4। उन चारों में से एक निबंध हमको लिखना होगा। तो ये निबंध का प्रकरण भी हमारे आने वाला है। इसके साथ साथ कार्यालय पत्र, तो कार्यालय पत्र किस प्रकार लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये सारी जानकारी मैंने एक भाग बना रखा है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। और इस कार्यालय पत्र को भी इस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। फिर प्रिंट माध्यम के फीचर, समाचार व संपादकीय। प्रिंट माध्यम अर्थात मुद्रित माध्यम, जिसमें अखबार और ये सब बातें आती है, तो उसके जो फीचर है उसके माध्यम से कैसे लिखेंगे, तो उस फीचर का मतलब समाचार हमको लिखना है, संपादकीय समाचार और समाचार लेखन। तो वो किस प्रकार लिखा जाता है उसकी जानकारी मैं देता रहूँगा इसे। और इसके अलावा एक प्रतिवेदन और आलेख, ये भी हमको लिखना है। ये प्रतिवेदन आलेख क्या होता है, इन सब की जानकारी मैं आपको आने वाले समय में बताने जा रहा हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये जो संपूर्ण पाठ्यक्रम बताने जा रहा हूँ वो सारा पूर्ण होगा। इसलिए अगर आप नए जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो अब देखिए, हमारे पुस्तक चलती है, कितनी चलती है पाठ्यक्रम में। पुस्तकों की बात की जाए तो पुस्तक चलती है 2, आरोह भाग 1 और वितान भाग 1। इस प्रकार की 2 पुस्तकें हमारे पाठ्यक्रम में हैं। तो उन पुस्तकों में कौन कौन से पाठ हमारे हटाए गए हैं और कौन कौन से रखे गए हैं, तो जो हमारे कोर्स में शामिल है उन पाठों की मैं चर्चा कर लेता हूं। हमारे कोर्स में सर्वप्रथम पाठ आता है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद का, जो कि नमक का दरोगा आपने पढ़ा होगा। और मैंने बताया भी था कि किस प्रकार नमक का दरोगा ईमानदारी का प्रतीक है और उसके माध्यम से बहुत अच्छी कहानी है। वो पाठ भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसके अलावा कृष्णा सोबती का पाठ आता है, मियां नसरुद्दीन, बहुत ही अच्छा पाठ है। विभिन्न कलाओं में, रोटी बनाने की कलाओं में निपुण मियां नसरुद्दीन रहते हैं और उनके बारे में पाठ बताया गया है। बहुत ही रोचक पाठ है, पढ़ना चाहिए। तो ये वैसे इन सब का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के भी आप पढ़ सकते हैं। एक पाठ आता है सत्यजीत राय, जिनका अप्पू के साथ 2.5 साल, इस पाठ को भी शामिल किया गया है। और फिर चौथे नंबर का पाठ आता है बाल मुकुंद गुप्त विदाई संभाषण, बहुत अच्छा पाठ है, पढ़ने में आनंद की अनुभूति होगी। इस पाठ को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अब इसके बाद में 5वां और 6ठा पाठ हटा दिया गया है और 7वां पाठ आता है मनु भंडारी द्वारा रचित रजनी। ये रजनी जो संस्मरण है पाठ है, बहुत अच्छा, इसको भी हमको पढ़ना है। फिर कृष्णचंद्र जी द्वारा रचित जामुन का पेड़, और जामुन का पेड़ बड़ी व्यंग्यात्मक भाषा शैली में लिखा गया एक बहुत अच्छा ये पाठ है। और इसको पढ़ने में हमको प्रसन्नता के साथ साथ, उत्साह के साथ साथ और आनंद की अनुभूति भी होगी और ज्ञान भी प्राप्त होगा कि वर्तमान में किस प्रकार भ्रष्टाचार और किस प्रकार हमारे
इस देश में फैला हुआ है, उस सब की भी चर्चा इसमें की गई है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित भारत माता, ये पाठ भी हमको पढ़ना है। कुल मिलाकर गद्य भाग में हमको कुल 7 पाठ पढ़ने हैं, कुल 7 पाठ पढ़ने हैं। उन 7 पाठों के नाम मैंने बता दिए। अब आते हैं पद्यांश में। तो पद्य भाग में कौन कौन से पढ़ने हैं? कबीर, जिसमें 2 पद्यांश क्या कहते हैं, हम तो एक एक करी जाना, इस प्रकार का एक पद्यांश है, उसको भी हमको पढ़ना है। और इसके साथ साथ दूसरा कि संतो भाई जग बोराना, इस तरह के दोनों पद्यांश, मतलब कुल मिला के संपूर्ण पाठ हमको ये पढ़ना है। और मीराबाई के भी संपूर्ण पाठों का हमको अध्ययन करना है, संपूर्ण पद्यांशों का। तो दोनों पद्यांश ये भी हमको पढ़ने हैं, कबीर और मीराबाई। अब कबीर और मीराबाई के बाद में राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित पथिक पाठ, इसको भी हमको अध्ययन करना है। और सुमित्रानंदन पंत वे आंखें, जिसमें किसान की पीड़ा को बताया गया है, उस पाठ का भी हमको अध्ययन करना है। इसी प्रकार भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद, बड़ा ही मार्मिक पाठ है। और निश्चित रूप से उसमें भवानी प्रसाद जो जेल में बंद थे, उनकी पीड़ा को उन्होंने प्रकट किया है। और दुष्यंत कुमार, क्योंकि चौथा पाठ के बाद में 5 तक हो गए, 5 के बाद छठा छोड़ दिया और 7वां पाठ हमारे कोर्स में शामिल कर दिया गया है, दुष्यंत कुमार की गजल। इन गजलों को भी आपको पढ़ना है। ऐसे ही अवतार सिंह पास, जिनका पाठ है सबसे खतरनाक और बहुत ही प्रेरणा और देश की समस्याओं पर आधारित, ये पाठ हमको अध्ययन करना है। वैसे अधिकांश पाठ मैंने बना दिए हैं, कुछ पाठ है जैसे अवतार सिंह का सबसे खतरनाक, ये पाठ बनाना शेष है और निश्चित रूप से समय पर मैं इसको आपको प्रेषित कर दूंगा। तो ये पाठ हमको पढ़ने हैं। कुल मिलाकर पद्यांश भाग में भी हमको कितने पाठ पढ़ने हैं? 7 पाठ। अब इन 7 पाठों में क्या क्या पूछा जाएगा? तो लेखक और कवि परिचय का तो प्रश्न है ही। इसके अलावा जो हमको याद करना है, उसमें सप्रसंग व्याख्या पठित की आने वाली है, वो गद्यांश की भी आएगी, पद्यांश की भी आएगी, उसको भी हमको पढ़ना है। और जो प्रश्न है लघुतरात्मक, वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, ये सारे प्रश्न हमारे सामने आने वाले हैं, सभी को हमको हल करना है। अब रही दूसरी बात वितान की। तो वितान के अंतर्गत कौन कौन से पाठ शामिल किए गए हैं? वितान के अंतर्गत जो पाठ हमको पढ़ने हैं, एक तो भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जो कि गायिका है, काफ़ी प्रसिद्ध गायिका है, उनका जो पाठ है उसको भी हमको पढ़ना है। एक आता है राजस्थान की रजत बूंदे, ये किस प्रकार जल स्रोत हमारे, क्या क्या जल स्रोत है, उन सब के बारे में बताया गया है। तो राजस्थान की रजत बूंदे भी हमको पढ़ना है। बावड़ियों के, इनके बारे में बताया गया है। भारतीय कलाएं, ये चौथा पाठ, पहला दूसरा पढ़ना है, तीसरा छोड़ना, चौथा पाठ भारतीय कलाएं, इस पाठ का भी हमको अध्ययन करना है। तो कुल मिलाकर के ये जो पाठ्यक्रम है वो अब जितना हटा करके और हमारे समक्ष रखा गया है, ज़्यादा पाठ्यक्रम नहीं है, हम सहजता से नियमित पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से पाठ्यक्रम याद हो जाएगा। और याद ही नहीं, इसके साथ साथ हम अच्छे अंक भी उसमें प्राप्त कर लेंगे। और निश्चित रूप से आने वाली जो कक्षा है सीनियर, उस कक्षा में इन पाठों को पढ़ने के बाद में हमारी अभिव्यक्ति में, भाषा में काफ़ी सुधार होगा और आगे जाकर के हमको सुविधा मिलने वाली है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम भली प्रकार समझ में आ गया होगा। और इस पाठ्यक्रम का मैं संपूर्ण पाठ्यक्रम का नियमित अध्ययन कराऊंगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ और आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।